हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस नंबर 2। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं, नए आए हुए हैं, तो वो क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हो कि आगामी जितने भी आने वाले प्रैक्टिस सेट हो उनका नोटिफिकेशन उनको पहले मिल सके। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर पहले में इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से अवशेष मिले हैं? देखिए, हड़प्पा दिया हुआ है, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो कहाँ से मिले हैं? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखिए हमारे पास है कालिदास, हरिसेन, कौटिल्य, मेगास्थनीज। तो इंडिका जो है इसका नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पिपासा, सतुद्री, चेनाब या फिर पुरुषड़ी। तो किस जो दसराज युद्ध है कहाँ पे हुआ था? पुरुषड़ी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म देखिए बुद्ध का कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था कि राजगिरी में हुआ था कि लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में? तो कहाँ पे हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। जो आरंभ है किस सन को माना जाता है? किस ईयर को? ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए दिया हुआ है 97 ईसा पूर्व को, 70 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी को या फिर 78 ईस्वी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? जो विक्रम संवत है ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? 57 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? देखिए राजकीय भाषा के बारे में बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्राकृतिक, संस्कृत, पाली, हिंदी। तो कौन सा भाषा यूज करते थे वो लोग राजकीय भाषा के रूप में? संस्कृत को। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर, जो शिव मंदिर है का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो किसने कराया था? देखिए ऑप्शन ने दिया है कृष्ण प्रथम ने, अमोघवर्ष ने, दंती दुर्ग ने या फिर कृष्ण द्वितीय ने। तो किसने कराया था? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए, कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आक्रमण कितनी बार किया है? कितनी बार? तो हमारा देखिए ऑप्शन दिया है 19, 27, 17 या 16 बार। कितनी बार किया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, 17 बार आक्रमण किया है। कितना? 17 बार। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है देखिए इसमें दिया है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन या फिर बख्तियार खिलजी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखिए दिया हुआ है किस राजवंश ने, कौन सा राजवंश है जो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक क्या किया? शासन किया। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है तुगलक, लोदी, गुलाम और खिलजी। तो किसने सबसे कम समय के लिए शासन किया था? हमारा खिलजी वंश जो है सबसे कम समय के लिए शासन किया था। कितना? ये हमारा शासन किया था इसमें 30 वर्ष तक। ठीक है, खिलजी वंश ने कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। और सबसे अधिक अगर शासन पूछे तो हमारा क्या होगा? तुगलक। क्या हो जाएगा? तुगलक। कितने साल तक? 94 साल तक, 94 ईयर तक। ठीक है, ये देखिए मिस्टेक है यहाँ पे, क्या लिख दीजिए 94 ईयर तक। कौन? तुगलक सबसे अधिक सालों तक शासन किया था। और जो 30 वर्ष है ये क्या था? सबसे कम समय तक शासन। कौन? खिलजी वंश। हमसे क्या पूछा था? कम समय के लिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इसमें कह रहा है कि अकबर के समय, जो अकबर के टाइम पे है, समय पे है, संपूर्ण राज्य में कितने सूओं को विभक्त था? कितने सूओं में क्या था? विभक्त था हमारा। तो इसमें ऑप्शन दिया 18, 15, 21, 14। तो कितने सूओं में हमारा विभक्त था? सी ऑप्शन, 15 सूओं में क्या था? विभक्त था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं की बात कर रहा है, इसी बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यूरोपीय देश दिया हुआ है इसमें, और अगला दिया है स्थापित प्रथम कारखाना। तो पुर्तगाल जो है कोचिन में अपना स्थापित किया था प्रथम कारखाना, ये हमारा सही है। ठीक, डेनिश जो ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें देखिए जो डेनिश थे वो हमारे कहाँ पे खोले थे? पहला कारखाना कहाँ खोले थे? त्रैकोम्बर में। ठीक, ये भी हमारा सही है, कोचिन भी हमारा सही था। अब आते हैं सी क्या है? डच हमारे कहाँ खोले थे? मसूलीपट्टनम में। जी, ये हमारा सही होगा। फ्रांसीसी जो है ये हमारा कालीकट में खोले थे? नहीं, कालीकट में फ्रांसीसी नहीं खोले थे। ठीक है, हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी का कालीकट ये नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वही हमारा क्या होगा? सही है, क्योंकि हमें क्या बताना था? नहीं बताना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज कौन था जो भारत आया था? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो या फिर जॉन मिंडेल हॉल
और डी ऑप्शन है थॉमस एडवर्ड। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? देखिएगा इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? जॉन मेंडल हॉल हमारा कौन था? प्रथम अंग्रेज था जो भारत आया हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? जो लंपट मूर्ख है किसको कहा जाता था? तो देखिए ऑप्शन दिया है मुअज्जम, या फिर जहांदार शाह को, या फिर फर्रुख सियार को, या डी ऑप्शन है मोहम्मद शाह को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब पूछ रहा है किसका? बंगाल का। तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन दिया है मुबारक उद्दौला, सैफुद्दौला, नजमुद्दौला, या फिर मीर कासिम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? देखिए मुबारक उद्दौला हमारा क्या था? बंगाल का अंतिम शासक। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? देखिए इसमें दिया है एस.एन. सेन ने लिखी थी, या फिर वी.डी. सावरकर ने लिखी थी, मजुमदार ने लिखी थी, आर.सी. मजुमदार, या फिर अशोक मेहता ने लिखा था। तो जो किसने लिखा था ये हमारा बुक? देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, वी.डी. सावरकर ने लिखा हुआ था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? जो वेद समाज है उसकी स्थापना किसने की है? इसमें दिया हुआ ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, कि श्री राम वाजपेयी ने, या फिर एम.जी. रनाडे ने, या फिर श्री धरलू नायडू ने। तो किसने किया हुआ है वेद समाज का? जो वेद समाज है इसका स्थापना किसने किया है? डी ऑप्शन, श्री धरलू नायडू ने किया है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए पाइक विद्रोह किसने किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था ये हमें बताना है, नेतृत्व में। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन है चित्तर सिंह, या फिर वेलुथम्पी ने किया था, या फिर गोमधर कुंवर, या बख्शी जगबंधु ने। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बख्शी जगबंधु ने नेतृत्व किया हुआ था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है, इस बात का हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दिया कीजिए, पूरा पढ़ा कीजिए। ठीक, सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं दिया हुआ है और आगे दिया है संपादक। ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं कौन संपादित किया हुआ है ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है बंगाल गजट। जो बंगाल गजट है ये हमारे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया हुआ है। हाँ, ये हमारा सही होगा। सोम प्रकाश का जो पत्रिकाएं हैं ये किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है हमारा। बंगदूत जो पत्र है या फिर पत्रिका ये किसने किया हुआ था? राजा राम मोहन राय, ये भी हमारा सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब इसमें हमारा देखिए ए बी सी तीनों क्या था? सही था। ठीक, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा? डी ऑप्शन सही। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? ठीक, किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी ये हमें बताना है। ऑप्शन ये दिया हुआ है इसमें कि 1839 के मैकाले घोषणा में, या फिर 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में, या फिर रैले कमीशन से, हंटर शिक्षा आयोग से। तो किससे हुआ है? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 वुड डिस्पैच घोषणा में। इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। वुड डिस्पैच जो घोषणा है इसको क्या किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया है भारत में न्यायिक सेवा का जनक। जो न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या फिर वारेन हेस्टिंग को, इम्पे को, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा बी, वारेन हेस्टिंग्स को क्या कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है ये हमें बताना है। कौन सी घटना सबसे बाद वाली बात बतानी है। तो ये दिया है कि सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना। जो सिंध को कब मिलाया गया था? देखिएगा ये हमारा मिलाया गया था 1843 में। और जो हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है ये कब मिलाया गया था? ये मिलाया गया था 45-46 में। इसमें 1845 और 46 में। ठीक, अब देखिए तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध है वो हमारा हुआ था 1885-86 में। 1885 और 86 में। तो हमारा जो डी ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब हुआ था? ये हुआ था 1856 में। 1856 में। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था। अब देखिए इसमें पूछा था सबसे बाद में कौन घटना घटी है। तो हमारा देखिए 43 में हुआ है, ये 45-46 में है, ये हमारा 85-86 है, ये 56 में है। तो कौन सबसे बाद में हुआ है? 85-86। ये कौन सा था? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? जो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे वो कौन थे? देखिए इसमें दिया हुआ है एम.जी. रनाडे, या फिर जी.बी. जोशी, या फिर एस.एच. चिपलूकर, और यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे ए, बी और सी तीनों लोग थे किसमें? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब सभी लोग थे इसका मतलब उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे?
तो कौन थे, देखिए इसमें ऑप्शन ने दिया अल्फ्रेड वेब, यो ह्यूम, जॉर्ज यूल या फिर सर हेनरी कॉटन। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल हमारे क्या थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक, तो ये कब थे, ये हमारे थे 1888 में, जो लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ था, लखनऊ ने इलाहाबाद में हुआ था हमारा। ठीक, तो उसमें हमारा अध्यक्षता कौन कर रहा था, जॉर्ज यूल कर रहे थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा के बारे में बात कर रहा है, लागू नहीं हुआ, घोषणा कब हुई थी ये हमें बताना था। तो ऑप्शन दिया हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को ये हुआ था, या फिर 5 अक्टूबर को हुआ था 1905, 20 जुलाई 1905, या फिर 16 अगस्त 1905 को। तो कब हुआ था घोषणा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सी क्या है, 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, हमारा घोषणा हुआ था। बाकी अगर लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो हमारा हुआ था जो 16 अक्टूबर है 1905 को लागू हुआ था, बट हमारा जो घोषणा हुआ था वो हमारा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है हमारा 26 में, लंदन में करजन वायली की हत्या किसने की। करजन वायली की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने किया था कि बसंत कुमार ने, या फिर मदन लाल ढींगरा ने किया था, या फिर यहाँ पे वीपी वाडिया ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, या फिर CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास, या फिर विजय राघवाचार्य, या फिर वीजी तिलक। तो किसके द्वारा हुआ था जो प्रस्तुत किया गया था, कौन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अध्यक्षता तो देखिए किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया हुआ था आंदोलन का, लेकिन जो प्रस्तुत किया था, प्रस्ताव जो पेश किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हमारा CR दास के द्वारा। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया हुआ है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी। तो इसमें JL नेहरू दिया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या इसमें पूछ रहा है कितनी थी, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 1937 में बहुमत प्राप्त किया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, देखिए इसमें 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो कितने प्रांतों में की थी, बहुमत प्राप्त किया था, 5। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। मुक्तिदाता जो समाचार पत्र है उसमें रोक टोक सभी हमारे हटा दिए गए थे। तो हमारा कौन सा इसमें देखिए, लॉर्ड एमहर्ट्स और विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, या फिर ऑकलैंड। तो किसने किया था, चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक, चार्ल्स मेटकाफ ने हमारा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है 31 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसके दौरान निम्नलिखित में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया। तो किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, देखिए उषा मेहता इसमें है, राम मनोहर लोहिया भी है, अरोड़ा आसफ अली भी है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए तीनों लोग थे। ठीक, अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। देखिए हमारा इसमें दिया हुआ है 1930 में, 32 में, 31 में, 34 में, किस में हुआ था। तो हमारा देखिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी, 1931 में हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक, अब 1930 में क्या हुआ था, 1930 में देखिए सविनय अयोध्या आंदोलन हुआ था। 1932 में हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान व अक्ष का झुकाव इसके समान है, पृथ्वी के समान है। तो किसके पृथ्वी के समान है, कौन सा ग्रह है हमारा, देखिए इसमें दिया हुआ है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ए, मंगल। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है 34 में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट, या फिर हेलोफाइट, यहाँ पे लिथोफाइट। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जेरोफाइट। अब देखिए जो ट्रोपोफाइट है वो किसके लिए होता है, ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति के लिए अगर होगा तो हमारा ट्रोपोफाइट हो जाएगा। और हेलोफाइट किसके लिए होता है, ये हमारा नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति होती है, तो उसको हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। और थियोफाइट क्या है, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली जो वनस्पति है उसको हम थियोफाइट के नाम से जान जाते हैं। लेकिन इसमें वो हमसे पूछा था उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाला वनस्पति को हम क्या किस नाम से जानते हैं, जेरोफाइट के नाम से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, जो वर्मी कल्चर है ये हमारा देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, केचुआ पालन से, रेशम पालन से, या फिर मत्स्य पालन से, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा हमारा जो वर्मी कल्चर है किससे संबंधित है, हमारा केचुआ पालन से। ठीक, केचुआ पालन से हमारा संबंधित है वर्मी कल्चर। रेशम कीट जो पालन होता है वो हमारा किससे संबंधित हो जाता है, वो हमारा हो जाता है
सेरीकल्चर से। ठीक, रेशम कीट हमारा किससे हो जाएगा? सेरीकल्चर से। और जो मत्स्य पालन है उसको हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर इसमें क्या है? केचुआ। वर्मी कल्चर को केचुआ पालन के नाम से जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? इस नदी पर हमारा टिहरी बांध परियोजना है। तो ऑप्शन ए दिया है अलकनंदा एवं भागीरथी, बी दिया हुआ है भागीरथी एवं भिलंगना, और भिलंगना एवं अलकनंदा एवं पिंडार। तो किस नदी पे हमारा स्थित है? टिहरी बांध। जो टिहरी बांध परियोजना है किस नदी पे स्थित है? बी ऑप्शन, भागीरथी एवं भिलंगना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 37। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें गोवा दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिक्किम। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हमारा सिक्किम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम पूछेगा कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक, गोवा हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें पूछा था न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, ये हमारा देहरादून में है क्या? वन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन बी में देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये भी हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, जी हमारा ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही सुमेलित बताना था तो सभी सही है, उपरोक्त डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही, सभी सही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें दिया हुआ है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था ये हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? पहले देख लेते हैं। 2005 दिया हुआ है, 2009, 2007, 2012। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये किस वर्ष? 2005 को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो किस में स्थापित किया गया है यूरिया, नैनो यूरिया संयंत्र? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? देखिए नेहकत जरीन, मीराबाई चानू या फिर PV सिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन जीता है? मीराबाई चानू। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जयपुर, वाराणसी, भोपाल, दिल्ली। तो कहाँ पे है? भोपाल में उद्घाटन किए हुए थे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ हाल ही में भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो कहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं हाल ही में? तो यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लद्दाख। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही हाल ही में हमारे क्या मिला है? लिथियम के भंडार मिले हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है बजट 2023-24 के केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन दिया है 45.03 लाख करोड़ या फिर 47.30 लाख करोड़ या फिर 37.45 लाख करोड़ या फिर 43.03 लाख करोड़। तो कितने का रखा है लक्ष्य? 45.03। तो 45.03 किस में है? ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतने लाख करोड़ का अनुमान लगाया है। ठीक, लक्ष्य रखा है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है हमें ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राज्यपाल दिया है और राज्य दिया है। किस राज्य के कौन राज्यपाल है हमें बताना है। तो जो सही है वो हमें बता देना है। तो फागू चौहान हमारे मेघालय के हैं। कहाँ के हैं? मेघालय के राज्यपाल हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्किम दिया हुआ है तो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे हिमाचल प्रदेश के कौन राज्यपाल हैं? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हमारे शिव प्रताप शुक्ल हैं, तो हमारा सही हो जाएगा। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कहाँ के? मेघालय के? नहीं, ये हमारा गलत है। CP राधाकृष्णन कहाँ के हैं? झारखंड के। लेकिन यहाँ बिहार दिया हुआ है तो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिमाचल प्रदेश कौन है? शिव प्रताप शुक्ल है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है द ब्लू बुक। तो द ब्लू बुक द राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें दिया अमिताभ कुमार के द्वारा, जे दीपक के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा या फिर गौतम बोरा द्वारा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें सही होगा अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है द ब्लू बुक द राइटर्स जनरल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फरवरी 2023 की बात कर रहा है तो, और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन तो कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए इसमें दिया हुआ है पापुआ न्यू गिनी में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, फ्रांस में या फिर फिजी में। तो कहाँ पे हुआ है हमारा? ये फिजी में हुआ है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे? तो हमारा इसमें दिया है तुर्की, ओमान, यमन या फिर
मिस्र। तो किस देश के हमारे यहाँ मुख्य अतिथि मिस्र के थे। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ठीक, तो आंसर डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत कौन सा स्थान था। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पे तो देखिए इसमें 40वां दिया हुआ है, 44वां, 43वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस स्थान पे था, 40वें स्थान पे, हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है दुनिया का पहला जो है नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया है। तो देखिए पहला दिया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन या फिर भारत बायोटेक, और उसमें आगे दिया फाइजर। तो जो पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा हुआ था, भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक, भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। ये हमें बताना है, जो होता है उसको नहीं, जो नहीं होता उसको हमें बता देना है। तो कौन सा नहीं होता, तो हमारा देखिए इसमें श्वसन दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर उत्सर्जन। तो कौन सा नहीं होता, हमारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, अगर हमारा राइबोसोम नहीं है उसमें तो हमारा क्या नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, बाकी तीनों चीज़ हमारे होंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यह है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो हमें बताना है। देखिए तीव्र या फिर रोग लक्षण की या फिर रोग चिन्ह या फिर चिरकालिक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चिरकालिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक के बारे में बात कर रहा है, कौन है। तो इसमें दिया है पत्ती है या फिर हरित लवक है या फिर जड़ है या फिर स्टोमेटा है। तो कौन सा हमारा प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। जो पादप कोशिका है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करता है। तो देखिए इसमें दिया है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, अमीनो अम्ल या फिर वसा अम्ल। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके पादप कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखिए दिया हुआ है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है केवल नीचे की ओर, ठीक, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए जो फ्लोएम है उसके द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन हमारा ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ऊपर नीचे दोनों हमारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ पे संचित रहते हैं। जो पौधे हैं उनका अपशिष्ट हमारा कहाँ संचित होता है, पत्तियों में, छाल में या फिर कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर उपयुक्त सभी में। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी में। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधों के हमारे पत्ती में भी रहते हैं, छाल में भी होते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में, जहाँ कोशिका रिक्त है वहाँ भी हमारे होते हैं। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखिए दिया हुआ है बीज रहित पौधों के उत्पादन में क्या सहायक होते हैं। जो हमारा बीज रहित पौधा है उसके उत्पादन में क्या सहायक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है साइटोकानिन, ऑक्सीन, जिबरेलिन्स या फिर ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों हमारा क्या है, सहायक होते हैं किसमें, बीज रहित पौधों के उत्पादन के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किससे किससे मिल सकता है। देखिए इसमें दिया है समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर सभी से। तो देखिए समतल जो दर्पण है उसमें हमेशा क्या मिलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक, आते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा काल्पनिक देता है प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण द्वारा देखिए 4 कंडीशन में हमारा क्या देता है, 5 कंडीशन में हमारा सभी में वास्तविक देते हैं। एक कंडीशन है जो कि काल्पनिक देता है, लेकिन इसमें मिल सकता है, किसमें मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें अवतल दर्पण में। ठीक, तो हमारा बी सही हो जाएगा, क्या बी सही होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ देख सकता है, ये हमें बताना है। कितनी दूरी तक अधिकतम साफ देख सकता है, तो हमारा हो जाएगा अनंत तक। तो इसमें 25 मीटर दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर अनंत तक। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, अनंत तक। तो अधिकतम, अगर न्यूनतम दूरी पूछता कि न्यूनतम दूरी वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए तो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अधिकतम पूछा है तो अधिकतम हम अनंत तक देख सकते हैं। ठीक, जैसे सूर्य चंद्रमा इन सबको देखते हैं तो कहाँ तक, बहुत दूर तक हम आसानी से देख सकते हैं, तो हमारा अनंत तक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। देखिए जनित्र या फिर एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर मीटर। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, हमारा जनित्र। जनित्र को ही जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जनरेटर जो जनित्र है ये शुद्ध भाषा में है। तो जनित्र से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें देखिए दिया हुआ है विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। अब देखिए जो विस्थापन है वो हम क्या डी से ले लेते हैं, विस्थापन बटे अब दर, जो दर होता है उसमें मतलब समय का भाग दिया जाता है। तो विस्थापन मतलब विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, हमारा वेग होता है। क्या होता है वो, वेग। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच की दूरी के क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, या फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए जो हमारे दो कण है उनके बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो हमारा जो बल होगा एफ वो किसके बराबर, वो प्रोपोर्शनल में होगा। किसके प्रोपोर्शनल में होगा, तो हमारा होगा 1/r² के। ठीक, तो 1/r² क्या है, देखिए 1/, में है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे, वर्ग है तो r² का क्या है, देखिए वर्ग है तो क्या कहेंगे 1/, मतलब वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इसको पूरा बोलेंगे। ठीक, तो हमारा जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल वो किसके बराबर है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी जो होगा r, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यह निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। तो लवण का उदाहरण देखिए इसमें कौन सा है, HCl हमारा अम्ल है, NaCl हमारा क्या हो जाएगा, लवण, NaOH हमारा क्षार है, KOH भी क्षार है, तो हमारा लवण पूछा था तो NaCl हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पे सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे 64 में Mg+2 है, तो Mg+2 होने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है ये बताना है। तो Mg+2 अगर यहाँ देखिए तो Mg+2 दिया हुआ है, तो Mg+2 का मतलब हो गया कि जो Mg में इलेक्ट्रॉन हमारे रहे होंगे उसमें से +2 होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया। तो पहले Mg में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे पहले उसको देख लेते हैं। तो Mg में हमारे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। तो कौन सा स्थान पे आया, 12वें स्थान पे। तो टोटल उसका परमाणु क्रमांक भी हमारा 12 होगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर क्या किया, डोनेट कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दें तो कितना बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हो गया कि Mg+2 इस पूरे में, Mg+2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ये हमें बताना है। तो जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है तो हम क्या ले लेंगे, एक ऑक्सीजन ले लेंगे, तो ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन ले लेंगे तो इसमें भी लास्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों, ये हमारा क्या है, O है, ये भी हमारा O है। तो 2 O में, 2 O का मतलब है ऑक्सीजन की बात कर रहा है, द्विबंध। तो यहाँ पे देखिए द्विबंध दिया हुआ है, द्विबंध मीन्स ये हमारा क्या है, 2 बंध है। ठीक, अब 2 बंध में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का, आखिरी कक्ष में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों 2 2 मिलकर कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। कितने का साझा कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, जब 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। जो द्रवीभूत पेट्रोलियम है उस गैस का अवयव क्या है, तो इसमें ब्यूटेन दिया हुआ है, एथेन, प्रोपेन या फिर सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, सभी। तो जो द्रवीभूत पेट्रोलियम है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, उसमें सभी क्या क्या, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सभी पाए जाते हैं। ठीक, उसका अवयव सभी है हमारे। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो ऐसा सहसंयोजी यौगिक का नाम बताना जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। किसका, H2O पानी, H2 क्या पानी है, NaCl नमक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए पानी। तो पानी हमें क्या है, हमेशा चाहिए होता है। तो पानी क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इनमें से सबसे ज़्यादा जो जरूरत की चीज़ है हमारा क्या है, H2O है, पानी। तो सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है। तो क्रियाशील समूह देखिए क्या क्या है, OH। OH देखिए एल्कोहल का होता है तो अल हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड श्रेणी का हमको बताना है। ठीक, अब देखिए एल्डिहाइड समूह क्या है, तो इसमें OH दिया हुआ है, CHO दिया हुआ है, COOH या फिर NH2। तो कौन सा, NH2 देखिए क्या है हमारा, एमिनो का है, एमिनो समूह का। और कार्बोक्सिलिक समूह का हमारा क्या है, COOH। ऐसे ही OH क्या है, एल्कोहल समूह का है। ठीक, अब देखिए एल्कोहल या फिर इसी को हाइड्रॉक्सिल समूह के बारे में भी बोलते हैं। ठीक, हाइड्रॉक्सिल समूह। अब जो CHO है वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड समूह का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, CHO। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बताता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, कानूनी न्यायालयों का प्रवर्तनीय है या फिर अर्ध प्रवर्तनीय है या फिर आंशिक रूप से प्रवर्तनीय है या फिर अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए दिया हुआ है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। तो किसमें किया गया? देखिए इसमें दिया 61वां 70वां संविधान संशोधन या फिर 69वां या फिर 91। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। जो 17वां संविधान संशोधन है उसमें ये बात की गई है, ठीक है, शामिल किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा गया हुआ है सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, सामूहिक उत्तरदायित्व, या फिर किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, या फिर गैर उत्तरदायित्व। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। आंसर इसमें क्या है? सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ 72 में केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? जो केंद्र सरकार होता है उसका उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो इसमें ए दिया है महान्यायवादी, दूसरा दिया हुआ है मंत्रिमंडल सचिव, या फिर गृह सचिव, या फिर प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। मंत्रिमंडल का जो सचिव होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं। तो कौन सा में नहीं है? हमारा कानून और व्यवस्था। स्थानीय सरकार का मामला ये नहीं है। ठीक, बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में हो, या फिर स्वच्छता के बारे में, या फिर लोगों की उपयोगी सेवाओं के बारे में हो, सभी हमारे क्या है? स्थानीय सरकार का ही मामला है। लेकिन जो कानून और व्यवस्था है वो हमारा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74 विधायक तथा सांसद द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप है किस अनुसूची में वर्णित है? इसमें किसमें वर्णित है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है विधायक या सांसद के द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसमें दिया हुआ है दूसरा, चौथा, तीसरा या फिर छठा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे अनुसूची में ये बात कही गई है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों या फिर वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो राष्ट्र का स्मारक हो, धरोहर, ठीक, स्थान हो हमारे, या फिर सार्वजनिक स्थान के बारे में, और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में हमारा वर्णित है? तो इसमें देखिए 47 दिया हुआ है, 49, 48, 50। तो किसमें है? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 49 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? जो हमारे जनजातियों, अनुसूचित जातियों, तो किसमें किया गया है? देखिए इसमें हमारा 375 दिया हुआ है, 335, 315, 365। तो किसमें किया गया है? हमारा 335 में। 335 में ये हमारा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है 335 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया हुआ है 77 में कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो जो हमारा आर्थिक आयोजन है एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो किसके लिए? मिश्रित अर्थव्यवस्था का हमारा है, द्वितीय अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्या? आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण किसका है? सामाजिक अर्थव्यवस्था का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? वो हमें बताना है। तो तृतीयक के क्षेत्र के अंतर्गत में देखिए इसमें क्या है? कपड़ा उद्योग दिया हुआ है, डेयरी दिया हुआ है, वस्तुओं का परिवहन, या फिर चीनी उद्योग दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो तृतीयक क्षेत्र जो है हमारा क्या है? वस्तुओं का परिवहन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए दिया हुआ है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो जो शहरीकरण का स्तर है इसमें देखिए ऑप्शन दिया 15.3%, 22.4%, 16.2%, या फिर इनमें से कोई नहीं है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 16.2%। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है। किसमें शामिल है? ये सक्षमता के सामने लाना, या फिर हरित विकास में, या फिर वित्तीय क्षेत्र में, या फिर इनमें से सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से सभी में। सक्षमता को सामने भी लाना भी है, शामिल किया गया है, हरित विकास भी है, और वित्तीय क्षेत्र भी है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा पुराना है? तो इसमें देखिए रोहतास पठार है, या फिर खड़गपुर जो पहाड़ियाँ हैं, या फिर उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं, या फिर उत्तर गंगा का मैदान है। तो कौन सा इसमें सबसे पुराना है? क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़ियाँ। जो खड़गपुर का पहाड़ियाँ हैं सबसे हमारा क्या है? भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है हमारा निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? देखिए इसमें एलिफेंटा दिया हुआ है, रामेश्वरम दिया हुआ है, निकोबार या फिर सालसेट दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? हमारा रामेश्वरम। जो रामेश्वरम द्वीप है वो हमारे भारत श्रीलंका के मध्य है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह बताना है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, सिंधु। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है? गंगा है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि रेगुर या फिर रेंगू भी बोलते हैं इसको, किसका नाम है?
लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी का। तो किसका है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? रेंगुर, या फिर जो रेंगुर है उसको काली मिट्टी भी बोला जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है आकाशगंगा, एंड्रोमेडा, नक्षत्र या फिर सौरमंडल। तो क्या कहलाएगा हमारा ये? देखिए नक्षत्र कहलाएगा। अगर एक आकृति में व्यवस्थित है तारा का समूह, उसको हम क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलेंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पृथ्वी दिवस है, देखिए इसमें 22 अप्रैल दिया है, 7 अप्रैल, 22 मार्च, 7 मार्च। तो देखिए अप्रैल में तो मनाया जाता है, किसमें? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री की बात कर रहा है, 90 डिग्री देशांतर का क्या हो? अंतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर हमें बताना है। तो कितने समय का अंतर होगा? देखिए हमारा 3 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे दिया हुआ है। तो दो स्थानों के बीच जो 90 डिग्री का देशांतर अंतर कितना देता है? 6 घंटे का अंतर देगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1 डिग्री जो है वो हमारा 4 मिनट का अंतर देता है। तो 90 डिग्री टोटल कितने घंटे का अंतर दे देगा? तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री जो है वो हमारा कितने का? 4 मिनट का अंतर देता है। ठीक, तो हमारा 4 मिनट का अंतर देता है। तो हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री टोटल कितना दे देगा? 4 का 90 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 9 36, 360 ये मिनट है। ठीक है, अब बताइए 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 6 का भाग लगा दीजिए। ठीक, 6 का नहीं 60 का भाग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा? 0 0 से कट गया, अच्छा से कटिए, 7 36, तो हमारा 6, और जो मिनट था वो हमारा घंटा में बदल गया, तो 6 घंटा। ठीक, इसको याद रखिएगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर में जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 90 डिग्री में जो आएगा या फिर जितने पूछेगा इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? जो हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है? तो ए ऑप्शन दिया है अगुलहास धारा, ठीक, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या फिर बेंगुएला धारा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? देखते हैं। तो हमारा बेंगुएला धारा जो है क्या है कि हिंद महासागर की धारा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो तीनों है अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा या फिर दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, सभी हमारे क्या हैं? ये तीनों हमारे हिंद महासागरीय धारा हैं। लेकिन बेंगुएला धारा जो है वो हमारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है, इस बात का हमेशा ध्यान दिया करिए। इसमें है पूछा है या फिर नहीं पूछा है। तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखिए इसमें बियर दिया हुआ है, ह्यूरॉन दिया हुआ है, सुपीरियर दिया हुआ है, सुपीरियर और मिशिगन दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बियर। पीने वाला बियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तरी झील अमेरिका का हिस्सा कौन सा नहीं है? वो बियर है। ठीक, तो बाकी जो है तीनों नहीं है। देखिए ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं की बात कर रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा? बियर। और बाकी जो है ह्यूरॉन है और यहाँ पे क्या है? सुपीरियर है और मिशिगन है। ये तीनों के तीनों हमारे ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारा क्या है? इसमें भोजन दिया हुआ है, औद्योगिक उपयोग दिया हुआ है, औषधि दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है किसकी वृद्धि के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO के कारण या फिर CO2 के कारण या फिर O2 के कारण। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का O2, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए दिया हुआ है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? किससे शुरू हुआ है ये हमें बताना है। ठीक, कार्बन क्रेडिट। तो इसमें दिया है क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर G8 शिखर सम्मेलन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल, यस सर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें दिया है 16 सितंबर को, 23 मार्च को, 5 जून को और 21 अप्रैल को। तो किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए सही है, 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या? ओजोन परत संरक्षण दिवस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये है शैक्षिक एवं शोध संस्थानों को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन्यजीव संरक्षकों को या फिर उपयुक्त सभी को। तो किसको दिया जाता है? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी को। तो हमारा जो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है वो हमारा शैक्षिक और शोध संस्थाओं को भी दिया जाता है, वन्य और वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है और वन्यजीव संरक्षक को भी दिया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। अब इसमें दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो राष्ट्रीय जैविक उद्यान भारत का कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर बेंगलुरु में। तो कहाँ स्थित है हमारा राष्ट्रीय उद्यान?
जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए हमारा दिया हुआ है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू, से बलवंत राय मेहता या फिर महात्मा गांधी, और इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? हमारा महात्मा गांधी से। तो बी ऑप्शन यहाँ क्या है? सही है। ठीक, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे यह 234, 243, 236, 241। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन 243। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में संबंधित है? तो पहला दिया है वन नीति, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा दिया औद्योगिक नीति या फिर शिक्षा नीति। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण की बात करें तो कौन कौन संबंध में है? वन नीति भी है हमारा, है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी हमारा सही है। औद्योगिक नीति के आधार पर भी पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है कम प्रदूषण करके। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। शिक्षा नीति में भी हम जो शिक्षा को पर्यावरण जो EVS होता है उसको शिक्षा देकर भी हम पर्यावरण संतुलन को हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा चारों सही है। जब चारों सही है तो 1-2 की बात करना ही नहीं है। ठीक, कैसे हो जाएगा? डी ऑप्शन, सभी चारों सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का है? तो क्या है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है लेकिन कृत्रिम की बात भी कर रहा है? तो वन हमारे प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम तो होते नहीं हैं। जंगल वंगल जो बनते हैं सब पहले के बने हुए हैं, मानव द्वारा तो बने नहीं। झील भी हमारे पहले से बने हुए हैं। घास का मैदान भी हमारा क्या है? पहले से। घास तो अपने आप उग जाता है, तो प्राकृतिक ऐसे ही भी है। ठीक, अब धान की खेती जो है हम हर साल करते हैं, जिसका मतलब ये मानव द्वारा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ठीक, जो मानव द्वारा किया जाए वो हमारा क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो धान की खेती हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए सही है, ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता ये किस आंदोलन का नारा था? किसका नारा था? ध्यान दीजिएगा। इसमें एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन में क्या नारा दिया गया था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 100 क्वेश्चन टोटल क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो और बाकी जो हमारे मैथ सेक्शन होंगे, बाकी क्वेश्चन देखिए इसमें मैथ के हैं, आगे जो रीजनिंग आएगा उसका है। तो हम सिर्फ यहाँ पे सीरीज जो करा रहे हैं, हम सिर्फ GK GS का पोर्शन ही करा रहे हैं, करंट अफेयर्स जो भी इसमें आ जाए। बाकी मैथ रीजनिंग को छोड़ के जितने भी टॉपिक होंगे सभी का प्रैक्टिस सेट यहाँ कराया जा रहा है। तो जो भी हमारे साथी हमारे चैनल से नए हैं, अभी जुड़े नहीं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कि हम जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएँ आपको आसानी से मिल सके। ठीक, नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक, ओके, धन्यवाद।